नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मरुधरा में गोवर्धन पूजा के दौरान शहर शहर गली गली ढाणी ढाणी खासा उत्साह नजर आ रहा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान महिलाएं अपने घरों के आगे गोवर्धन पूजा करती हैं और इसके लिए खास तौर पर गोबर से चित्र बनाती हैं और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। कहा जाता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के साथ ही गाँव में किसान अपने पशुओं को भी अलग अलग रंगों से सजाते भी हैं। गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट, बलि पूजा और मार्गपाली जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव ने किया था, जो उनके प्रकोप को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की जाती है। पर्वत को उठाया और इसलिए हम सब हिंदू धर्म के हिसाब से गोवर्धन पूजा की जाती है। और इसमें सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही दौसा के सबसे बड़े बांध मोरेल बांध में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा होने लगा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त यहां पर 10 प्रजातियों के लगभग 6000 पक्षियों का आगमन हो चुका है। इन पक्षियों में संकटग्रस्त डेल्मेशियन पेलिकन के अलावा ग्रेट कोर्मोरेंट, लिटिल रिंग फ्लावर, रिवर टर्न, इंडियन स्कीमर, कॉमन सेंट पाइपर, टेमिंग स्टिंक, ओरिएंटल डॉटर प्रमुख हैं। आपको बता दें कि मोरेल बांध में इस बार करीब 19 फुट पानी की आवक हुई है और यहाँ मछलियाँ भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सवाई माधोपुर और दौसा की सरहद पर बने मोरेल बांध में दिसंबर तक 30,000 से ज्यादा पक्षी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी इस बार आने वाले हैं। पानी की मात्रा और मछलियों की मात्रा को देखकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पक्षी यहाँ आएंगे। अभी लगभग 6 से 7 हजार पक्षी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो संकटग्रस्त प्रजाति है डेल्मेशियन पेलिकन, वो लगभग 50 की संख्या में एक दल यहाँ पर पहुंचा है। ग्रेट कॉर्मोरेंट है, लगभग 2000 की संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के लिए भले ही सरकार ने महज 2 घंटे का वक्त तय कर रखा था, लेकिन लोगों ने ना वक्त का ख्याल रखा और ना प्रदूषण वाले पटाखे जलाने से बाज आए। आतिशबाजी की वजह से मरुधरा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में जहां 2 दिन पहले AQI 140 था, वहां अब ये 340 के पार चला गया है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी काफी खराब हुई है। राजधानी जयपुर में 330 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। AQI का स्तर जोधपुर में भी 330 के पार है। जयपुर और जोधपुर के साथ साथ प्रदेश के करीब करीब सभी बड़े शहरों में हालात चिंताजनक हैं। कोटा में प्रदूषण का स्तर 245, अजमेर में 263, अलवर में 250 और उदयपुर में 235 AQI रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर भिवाड़ी रहा है। यहाँ प्रदूषण का स्तर 408 को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो प्रदूषण का स्तर कम होने तक अस्थमा, सांस संबंधी बीमारी और पोस्ट कोविड से जूझ रहे लोगों को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा AQI होने पर इसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली और NCR में पटाखों पर बैन के बावजूद खूब आतिशबाजी हुई और इस आतिशबाजी की वजह से हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि अब ये सांस लेने लायक भी नहीं रही। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में भी AQI 999 रिकॉर्ड किया गया। सुबह भी हवा का AQI लेवल 999 पर बरकरार था। गौरतलब है कि जब AQI मापा जाता है उसमें अधिकतम 999 ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 6 बजे PM 2.5 की सांद्रता 1164 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब थी। ये स्थिति सामान्य से 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से लगभग 20 गुना खराब है। जनपद की बात करें तो प्रदूषण मीटर 2.5 की सांद्रता 655.07 थी, जो इस मौसम का अब तक का सर्वाधिक स्तर है। खास बात यह है कि दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर भी छाई हुई है और यहाँ कई लोगों ने गले में खुजली और आंखों में पानी आने की शिकायत की है। अलौकिक और पौराणिक प्रभु श्री राम की तपोभूमि यूपी के चित्रकूट में
5 दिवसीय दीपदान मेले में करीब 1.5 करोड़ दिए जलते हैं। मंदाकिनी नदी के तट, रामघाट, कामदगिरी समेत तीर्थ क्षेत्र के पौराणिक स्थलों पर इन दियों को जलते देखना अलौकिक लगता है। कहा जाता है कि भगवान राम में अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालु देश भर से यहाँ आते हैं और हर श्रद्धालु यहाँ 5 दिए जलाता है। दिए जलाने की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के दिन होता है। दरअसल भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपोत्सव 5 दिनों तक दीपदान मेले के रूप में मनाया जाता है। इस मेले में देश भर से 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते हैं और मंदाकिनी समेत प्रभु राम के वनवास काल से जुड़े स्थानों पर दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जलने वाले दियों की गिनती नहीं की जाती, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 5 दिनों में यहाँ करीब 1.5 करोड़ दिए जलाए जाते हैं। महोत्सव है, दीपदान का दिन है। भगवान शांतानाथ जी के लोग आए जी परिक्रमा कर रहे हैं, मनोकामना के लिए अपनी जो भी उनकी इच्छाएँ हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं, यहाँ दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान का भोग प्रसाद जलाते हैं। दीपावली के मौके पर संगम सिटी यानी प्रयागराज की अद्भुत छटा देखने को मिली। यहाँ के प्रमुख चौराहों, ऐतिहासिक इमारतों को बिजली के रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है, जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। खास बात यह है कि प्रयागराज में पहली बार दीपावली के मौके पर ऐसी सजावट देखने को मिल रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर शहर की अद्भुत छटा निहारने निकल पड़े। शहर सजा हुआ है, चौराहे सजे हुए हैं, गलियां उलियां सजी हुई हैं, बहुत अच्छा शानदार माहौल है। और दीपावली के शुभ अवसर पर मौके पर बहुत सरकार ने इंतजाम बहुत अच्छा किया है, लाइटिंग वुटिंग का इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है और चौराहा सजा हुआ है। दीपावली पर अद्भुत सजावट की तस्वीरें असम के गुवाहाटी से आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मिट्टी के दियों से सजावट की गई है। खास बात यह है कि यहाँ केले के पेड़ लगाकर उनके बीच लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। 2 पेड़ों के बीच 1 नहीं 2 या 3 पट्टे लगाए जाते हैं और फिर उन पर मिट्टी के दिए करीने से सजाए जाते हैं। एक तरफ जहां लोग अब बिजली के रंग बिरंगे बल्ब या झालरों से घर सजाने लगे हैं, वहीं गुवाहाटी में ज्यादातर लोग आज भी अपने घरों को मिट्टी के दियों और केले के पेड़ों से सजाते हैं। इस काम में बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की शिक्षा लेते हैं। दीपावली का त्यौहार बहुत ही बढ़िया त्यौहार है और बहुत ही अच्छा यहाँ का त्यौहार गया है। और यहाँ का दीपोत्सव जो देख रहे हैं यहाँ पे केला के गाछ में, जो भगवान विष्णु का खुद का एक मतलब स्थान है। कोरोना को देखते हुए भी इस साल का जो दीपावली है ये 2 साल में बहुत ही अच्छा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना समाप्त हो जाए। पश्चिम बंगाल में दीपावली और काली पूजा की धूम एक साथ देखने को मिल रही है। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में गुरुवार को धूमधाम से दीपावली मनाई गई। एक तरफ जहां घरों में लोगों ने पूजा अर्चना की, मिट्टी के दीपक जलाए, वहीं कालीघाट, दक्षिणेश्वर और तारापीठ में काफी तादाद में भक्तों ने दर्शन किए। शहर के कई इलाकों में शाम के बाद ग्रीन पटाखे चलाए गए। पटाखे चलाने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा नजर आई। सबसे अद्भुत छटा तो कोलकाता शहर की देखने को मिल रही है। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्ट्रीट, CR एवेन्यू समेत तमाम स्थानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंगोली बना रहे ये मासूम बच्चे बेघर जरूर हैं, लेकिन इनकी दीपावली फीकी नहीं रही। इन बच्चों ने जो रंगोली बनाई है उसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए। रंगोली बनाते, पटाखे फोड़ते इन बच्चों की तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये बच्चे बेघर हैं और स्लम में रहते हैं। ऐसे में इन बच्चों की दीपावली खास बनाने के लिए एक गैर सरकारी संगठन सामने आया और इन्हें भी दूसरे बच्चों की तरह दीपावली का त्योहार मनाने का मौका मिल गया। तो हम लोग इस दिवाली के लिए उसी दिया को हम लोग वो बच्चे लोग ने खुद लगाए और उनका जो खुशी भी अपने बीच में ही शेयर किए। बहुत लोगों को हम इनवाइट किए थे कि कैसे देखिए आइए, उनके साथ मिलिए, तो उन लोग कैसे उनका जो है घर का परेशानी फिर भी इधर आके कैसे उनका खुशी मना रहे हैं। दिवाली यूं तो रोशनी और आतिशबाजी का त्योहार है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है और इस दिन कुछ अलग हटकर किया जाता है। मसलन गोवा में दिवाली के मौके पर असुर नरकासुर का पुतला जलाया जाता है। साथ ही इस दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है।
पणजी में भी गुरुवार की सुबह सुबह नरकासुर के पुतले को आग लगाई गई। आग लगते ही नरकासुर का पुतला धूं धूं कर जलने लगा और साथ ही शरीर में भरे पटाखों की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से करीब 16,000 महिलाओं को छुड़वाया था। नरकासुर के वध की वजह से लोग नरक चतुर्दशी की अगली सुबह, जिस दिन दिवाली होती है, उस दिन नरकासुर का पुतला जलाते हैं और जिन महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की बंदी गृह से आजाद कराया था, उनकी याद में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार पीएम मोदी ने केदारनाथ पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। केदारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी ने यहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाघांबर वस्त्र धारण किए और फिर यहां उन्होंने षोडशो पूजन किया। गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और फिर आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 12 फुट ऊंची और 35 टन वजनी है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये समाधि स्थल क्षतिग्रस्त हो गया था। खास बात यह है कि यहाँ पीएम मोदी ने कुछ देर तक ध्यान भी किया। आपको बता दें कि श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इनमें से एक मॉडल को चुना गया। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति का निर्माण ब्लैक स्टोन से किया है। इस प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था और 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद इसे तैयार किया और इसी साल सितंबर महीने में इस मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। केदारनाथ के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। पीएम मोदी के इस दौरे का 11 ज्योतिर्लिंग समेत 100 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। खास बात यह है कि पीएम मोदी जिस वक्त केदारनाथ में पूजा कर रहे थे, उसी समय उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया। खास बात यह है कि उस वक्त पुष्कर में भी पीएम मोदी की पूजा का लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था, जिसे देखने के लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी का गुरुवार की रात निधन हो गया। सांस लेने में परेशानी होने की वजह से 1 सप्ताह पहले उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिलने वाली थी, लेकिन गुरुवार रात अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सुब्रत मुखर्जी के निधन का समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अस्पताल पहुंची। सीएम ममता बनर्जी ने उनके निधन पर कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी त्रासदियों को देखा है, लेकिन सुब्रत मुखर्जी का जाना उनमें सबसे बड़ी क्षति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उजाले के पर्व के समय उनका निधन अंधेरे के समान है। सुब्रत मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कोलकाता के रविंद्र सदन में रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले और टीएमसी के नेता पहुंचे। आपको बता दें कि सुब्रत मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और बाद में वो कांग्रेस नेता प्रिय रंजन दास मुंशी के संपर्क में आए और फिर सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए विधायक और मंत्री बने। आग की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी से आई है। बताया जा रहा है कि ये आग वापी के एक पेपर मिल में लगी थी, जो इस कदर बेकाबू हो गई कि फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। फिर भी 8 घंटे बीत जाने के बाद भी इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इस पेपर मिल में आग कैसे लगी, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आशंका जताई जा रही कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन गनीमत की बात ये रही
कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। ये जो हादसा हुआ है, रात के तकरीबन 9:05 को कॉल मिला और तुरंत गाड़ियां रवाना की गई और देखे जाने पर हम लोगों ने उसको कंट्रोल काबू में लेने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो काबू नहीं हो पाया तो हमने आसपास से दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया और उसके बाद में रात के 11 सवा 11 के करीब हम लोगों ने ब्रिगेड फायर कॉल डिक्लेयर किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार की शाम हुई भारी बारिश की वजह से यहाँ के कई हिस्सों में पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बेहाल हो गया था। सबसे ज्यादा खराब हाल बेंगलुरु के शांतिनगर, उर्वशी थिएटर और लालबाग इलाके में देखने को मिली। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बेंगलुरु शहर में भरे पानी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। खास बात यह है कि इस बारिश की वजह से यहाँ दीपावली का सारा मजा किरकिरा हो गया। बारिश और तेज हवाओं की वजह से ना तो दिए जल सके और ना ही लोगों को आतिशबाजी करने का मौका मिला। दरअसल दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून की वजह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वक्त पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बारिश का दौर जारी है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश होने की आशंका है और इस वजह से यहाँ पर लोगों को सचेत रहना चाहिए। उत्तराखंड के कुमाऊं के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रखा है। ऐसी ही एक कला है एपण, जिसका उपयोग कुमाऊं में हर शुभ कार्य में पूरी आस्था के साथ होता है। एपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला है जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ एपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों के मुताबिक चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर को इसी लोक कला से सजाया जाता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। कुमाऊं में ऐपन की प्रथा है। इसमें ये हम विशेष शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं। जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। पुराने दौर में एपण बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड एपण भी मिलने लगे हैं। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल रहा है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में हर शुभ मौके पर एपण उनके घरों में जरूर नजर आते हैं। एपण कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। चीन में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल है और इस माहौल में लोग जरूरी सामान स्टॉक करने में लगे हैं। दरअसल चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों को स्टॉक करने का निर्देश दिया है, जिसकी वजह से चीन के बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। सरकार के आदेश की वजह से लोगों के कदम खुद ब खुद दुकानों और मॉल्स की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। लोग जरूरत की चीजें तो जुटा ही रहे हैं, साथ ही चावल, नूडल्स, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजें भी स्टॉक करने में लगे हैं। साथ ही ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कोरोना की वजह से है या चीन कोई नई जंग शुरू करने जा रहा है। यानी चीन की जनता मान रही है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और फिर प्रतिबंधों या युद्ध से लोगों को राशन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी संभावना यह है कि चीन फिर से लॉकडाउन लगाने की तरफ बढ़ रहा है। 17 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच चीन में 538 लोकल केस सामने आए थे। लगातार टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बाद भी ये केस सामने आना चीन के लिए खतरे की घंटी है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने कुछ फिलिस्तीनियों के मकानों को ढहा दिया। इजराइल प्रशासन का दावा है कि ढहाए गए सभी मकानों को बनाने से पहले उससे इजाजत नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से वहां के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ मकानों को गिरा दिया। वेस्ट बैंक से सामने आई तस्वीर में ऐसे ही एक मकान को गिराने के लिए प्रशासन और सेना के जवान मुस्तैद दिखे। सबसे पहले उस मकान में रखे सामान को बाहर निकाला गया, उसके बाद खुदाई करने वाली 2 मशीनों को उसे ध्वस्त करने के काम पर लगा दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज कुछ महिलाएं आगे बढ़ीं, लेकिन इजराइल की सेना के जवानों ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर तक उन लोगों में तीखी बहस भी हुई, लेकिन सेना के जवानों के सामने उनकी एक नहीं चली। कुछ घंटों की कार्रवाई के बाद वो मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया।
यमन का मारिब इलाका वहां की सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का ऐसा मैदान बन गया है जिसका 8 महीने बाद भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। असल में मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जहां तेल के कुओं का भंडार है, लेकिन उस पर यमन की सुन्नी सरकार का कब्जा है और इसलिए उसे हथियाने के लिए ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों ने फरवरी से लड़ाई छेड़ रखी है, जिन्हें मारिब प्रांत की राजधानी मारिब शहर में घुसने से रोकने के लिए यमन की सेना के लड़ाकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। फ्रंट लाइन पर तैनात यमन की फौज दूर पहाड़ियों पर छिपे विद्रोहियों के ठिकानों पर गोलियां बरसाती दिखी। युद्ध के मैदान पर यमन के सैनिक चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। उन्होंने हूथी लड़ाकों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर विद्रोहियों के विनाश का ऐसा जाल बिछाया कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागकर यमन ने उन्हें उनके घर में घुसकर मार गिराया। सऊदी अरब के समर्थन से यमन की सेना 11 अक्टूबर से ही हूथी विद्रोहियों पर बम गिरा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका दावा है कि वो मारिब शहर के बेहद पास पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद वहां के राष्ट्रीय खेल बुज़कशी का बड़ा टूर्नामेंट करवाया गया। हालांकि अपनी पिछली सरकार में तालिबान ने अफगानिस्तान के इस पुराने खेल पर बैन लगा दिया था, लेकिन इस बार खुद उसकी तरफ से कुछ लड़ाकों ने इस खेल में हिस्सा लिया। बुज़कशी एक तरह से अफगानिस्तान में खेला जाने वाला पोलो का खेल है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर किसी बॉल से नहीं बल्कि मरे हुए बकरे से गोल करते हैं। खेल का क्रेज भी ऐसा है कि सामने आई तस्वीरों में बुज़कशी के आखिरी कॉन्टेस्ट में खिलाड़ी अपनी पूरी जान झोंके नजर आए। खिताब